त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2021 जो कि मई में होने वाली है, सीबीएसई ने तो उसको जून तक यानी कि 1 जून में कहा है। उसके ऊपर रिव्यू करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि स्थिति को देखते हुए कि परीक्षा कब कराई जाएगी। परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है। तो आजकल जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो बतला रहा हूँ कि इंटर में जो इकोनॉमिक्स है और उसका जो पहला पार्ट है, अर्थात उसकी जो पहली किताब है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो यहां से अर्थशास्त्र में कुल प्रश्नों का 50% आता है, यानी कि 100% में से 50% जो क्वेश्चन आते हैं वह व्यष्टि अर्थशास्त्र से आते हैं और 50% जो क्वेश्चन होते हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र से आते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में 2 चैप्टरों के बारे में कि बोर्ड परीक्षा 2021 में कौन कौन से प्रश्न माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 2 चैप्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर और ये तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 है, अर्थात तीसरा चैप्टर मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसमें शामिल हों, इसलिए वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 इंटरमीडिएट की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वह है उत्पादन और लागत। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन तथा लागत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो उत्पादन और लागत से कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके बारे में आजकल चर्चा कर रहा हूं, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो अभी इस वीडियो हम चर्चा करेंगे उत्पादन वाले पार्ट की। दूसरा पार्ट उसी का है लागत, क्योंकि जो उत्पादन होता है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आती है। बिना कॉस्ट के उत्पादन नहीं होता, अर्थात बिना पैसों के उत्पादन कार्य नहीं होता है। तो इस भाग में हम बात करेंगे उत्पादन की और दूसरे भाग में बात करेंगे लागत की। तो लेते हैं पहला जो प्रश्न है कि उत्पादन किसे कहते हैं, कि जो प्रोडक्शन है उसकी क्या मीनिंग होती है। तो सामान्य भाषा में हम क्या समझते हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन हो रहा है, चावल का उत्पादन हो रहा है, या गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, लोहा या कोयला या किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, उसे उत्पादन कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्पादन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो क्वेश्चन है उत्पादन किसे कहते हैं। तो उत्पादन होगा किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन या उसके मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। सीधी सीधी परिभाषा आपने लिखनी है कि किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन, कि कोई वस्तु हमारे लिए कब उपयोगी होती है, कि जब उसमें आर्थिक उपयोगिता आ जाती है, कि जब माना कोई वस्तु बेचने लायक बन जाती है। उसी को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, या उसके मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। मूल्य में वृद्धि कब होती है, कि माना कि कोई किसान से गेहूं लेता है और वह गेहूं लेता है 1000 रुपए में, और वह है गेहूं पीसने वाले चक्की का मालिक, तो वह गेहूं का आटा बना देता है, अर्थात गेहूं को कन्वर्ट कर देता है आटे में पीस कर। ओके, और 1000 रुपए का जो उसने गेहूं लिया था उसको बेच देता है 1600 रुपए में। तो जो 600 रुपए की मूल्य में वृद्धि हुई उसे ही कह रहे हैं मूल्य में वृद्धि। ऐसा तो है नहीं कि उसने 1000 रुपए में गेहूं खरीदा, उसके बाद उसका आटा तैयार किया और 1000 रुपए में बेच दिया, तो मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। ओके, तो मूल्य में वृद्धि कब होगी, कि जब उसने गेहूं लिया 1000 रुपए का, 1600 रुपए में उसने गेहूं का आटा बना दिया पीस कर और 1600 में बेच दिया। तो 1000 और 1600 का अंतर 600 रुपए का मूल्य में वृद्धि कहलाएगा। अर्थात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 600 रुपए की हुई। तो इस प्रकार से वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने को या आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। इस परिभाषा को आप ज्यों का त्यों लिखिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इसी से संबंधित उत्पादन फलन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो एक फर्म के आगत, जिसे आगत को इंग्लिश में कहते हैं इनपुट, और निर्गत के मध्य, और जो निर्गत है उसको आउटपुट कहते हैं। तो एक इनपुट हुआ एक आउटपुट हुआ, के मध्य जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात
एक फर्म के आगत और निर्गत के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसको एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पे लिख Q इज इक्वल टू एफ लिखा है फंक्शन, ब्रैकेट में लिखा है L और K। L फॉर होता है लेबर और K फॉर होता है कैपिटल। तो इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ LK, अर्थात जब हम उत्पादन करते हैं किसी भी वस्तु का तो वह उत्पादन के कारकों के सहयोग से किया जाता है। बिना उत्पादन के कारक जिसे साधन कहते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उन्हीं की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है। तो यहां पर उत्पादन किसकी सहायता से होगा? ये Q, ये होगा जैसे L फॉर होता लेबर, श्रम की सहायता से लेबर, और K फॉर कैपिटल, पूंजी और श्रम की सहायता से क्या होगा? उत्पादन होगा। और यदि ये कारक नहीं लगाए जाएंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा। उत्पादन किस पर निर्भर कर रहा है? उत्पादन के दो कारक जो यहाँ पे लिखे हैं, L फॉर लेबर और K फॉर कैपिटल, पूंजी, इन दोनों का यदि प्रयोग करता है कोई फर्म और उसके बाद उसका आउटपुट आएगा उत्पादन के रूप में। तो इस प्रकार से एक फर्म के आगत और निर्गत के बीच जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। और जितनी ज्यादा आगतों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी उसी हिसाब से ज्यादा बढ़ेगा। यदि कम लेबर और कम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट यानी उत्पादन कम होगा। तो इस परिभाषा को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, जिस रूप में पूछा जा रहा है शॉर्ट में, और यहां पे ये समीकरण भी आप लिख लेंगे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। तो जो उत्पादन फलन है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन हो गया दो प्रकार का, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। किसको? अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन हो गए दो प्रकार का। और अल्पकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जाना जाता है ये भी बता दिया। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जाना जाता है ये भी बता दिया। अगला प्रश्न इसी में आता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए तालिका और रेखा चित्र के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या कीजिए। तो यह लंबे प्रश्न है, अर्थात इसका आंसर लंबा होगा। तो इसके ऊपर पहले वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लिए और पैमाने के प्रतिफल का नियम जानने के लिए आप चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कहां जाके? प्लेलिस्ट में जाके उसके ऊपर देख सकते हैं। यहीं पे देख लेते हैं कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है किसे कहते हैं। प्रश्न नहीं लिखा है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अल्पकाल वाला। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक से अधिक साधनों को स्थिर कर लिया जाता है। कुल मिलाकर मान के चले कि एक साधन ही परिवर्तनशील रहता है और बाकी साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उसके बाद उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है वह आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत। माना कि भूमि को स्थिर मान लिया, भूमि है 6 हेक्टेयर, अब आप पूंजी बढ़ाई या श्रम बढ़ाई है। उसके बाद देखिए कि उत्पादन बढ़ता है, स्थिर होता है या घटता है। ये तीनों स्थितियों से होकर गुजरता है। ओके, इसी प्रकार से जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसका संबंध दीर्घकाल से होता है, क्योंकि अल्पकाल में समय कम होता है, इसलिए उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, समय की कमी के कारण। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का समय नहीं दिया रहता है, एक समय को बतला रहा है कि टाइम कम है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि समय पर्याप्त होता है। मांग के अनुसार क्या कर सकते हैं? पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। मांग के अनुसार पूर्ति को घटा सकते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। भूमि, श्रम, पूंजी, साथ सब परिवर्तनशील होते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है यहां पर
क्या होता है, एक साधन परिवर्तनशील रहता है और बाकी साधन स्थिर मान ले जाते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन कार्य शुरू होता है। अगला इसी में आता है कि एक फर्म का कुल उत्पाद क्या कहलाता है। तो एक फर्म का कुल उत्पाद के लिए शॉर्ट में है सिग्मा एमपी, अर्थात सिग्मा का अर्थ हो गया कुल योग इसका, मार्जिनल प्रोडक्शन का, यानी कि सीमांत उत्पादन जितना हुआ है उसका कुल योग कर दिया जाए तो निकल कर आ जाएगा टीपी कुल उत्पाद। और उस कुल उत्पाद का जो मीनिंग है वह किससे है, कुल भौतिक उत्पाद से, टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट से है। तो एक फर्म का कुल उत्पाद का, ये तो हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया है। इसको दूसरे ढंग में कैसे ले सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंतर्गत विभिन्न आगतों का प्रयोग करने पर एक फर्म जितनी मात्राओं का उत्पादन करती है वह उस फर्म का कुल उत्पाद कहलाता है। इस परिभाषा को आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं जैसे मैंने बोला, और ये शॉर्ट रूप हो गया। अगला आता है कि एक फर्म का औसत उत्पाद क्या है। औसत उत्पाद क्या है, तो औसत उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है एपी, ए का अर्थ हो गया एवरेज, पी फॉर हो गया प्रोडक्शन, एल नीचे लगा रखा है, इसका अर्थ है श्रम, अर्थात श्रम की सहायता से ही प्रोडक्शन कार्य किया जा रहा है। तो फॉर्मूला है एपीएल इज इक्वल टू टीपीएल बाई एल, अर्थात कुल उत्पादन में श्रम का भाग देना है, जितनी लेबर काम में ली जा रही है, उत्पादन कार्य में लगाई जा रही है, उसका भाग देना है। तो उसका भाग देने पर क्या आता है कि औसत उत्पाद निकल कर आता है। यह हम इसको कह सकते हैं कि औसत उत्पाद बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल उत्पाद बटे श्रम, कुल उत्पाद बटे श्रम। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा दे सकते हैं कि माना कि उत्पादन हुआ 500 केजी और उसमें लेबर लगाई गई 50, तो 50 का भाग हम क्या करेंगे 500 में देंगे, तो औसत निकल कर आ जाएगा 10। कितने निकल कर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से ये औसत उत्पाद हो गया एक फर्म का। तो औसत उत्पाद कैसे ज्ञात करते हैं कि कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत उत्पाद कहते हैं। और कैसे निकाला गया है, जैसे यहाँ पे बताया कि कुल उत्पादन हुआ माना बाद यहाँ कुल उत्पादन बटे श्रम, ठीक है। और इसी को यहां पर हमने अंकों के द्वारा दिखा दिया गणितीय रूप में आपको, और यहाँ पे इसका ये सूत्र है और यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में आ गया। उधर इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे अंक की दृष्टि से बता दिया आपको, इस प्रकार से निकाला जाएगा और परिभाषा भी आपको समझा दी है। तो सारे जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक फर्म का सीमांत उत्पाद क्या होता है। अब सीमांत उत्पाद क्या होता है, पहले इसके समीकरण को समझ लेते हैं। एमपी, एमपी मीन्स होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, एल लिखा नीचे श्रम, लेबर, लेबर में कौन आता है, आदमी आता है जो काम करता है उसको लेबर कहते हैं, ठीक है। तो एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन हिंदी में हो गया सीमांत उत्पाद, बराबर क्या होगा चेंज इन टीपीएल टोटल प्रोडक्शन बटे डेल्टा एल की श्रम में परिवर्तन। तो डेल्टा ऊपर भी है नीचे भी है, जो त्रिभुज वाला यहाँ पे सिंबल बना रखा है वो परिवर्तन को दर्शाता है कि उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन करता है, उत्पादन बढ़ भी सकता है और उत्पादन घट भी सकता है। ऐसे में ही लेबर में भी बटे में है बाई में कि लेबर में परिवर्तन, श्रम में वृद्धि हो सकती है, श्रम में कमी हो सकती है, लेबर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस प्रकार से आगे देखिए कि सीमांत उत्पाद, यही वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, यह कैसे सीमांत उत्पाद को निकाला जाता है, यह सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सीमांत उत्पाद बराबर निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन। तो आगत में जितना परिवर्तन हुआ है और निर्गत में जितना परिवर्तन हुआ इसका भाग इसमें दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी को निकालने के लिए अगला सूत्र देखिए। एक सूत्र तो हमारा यहां पर ये हो गया, अगला सूत्र है कि मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर एमपीएन, ठीक है, कि यहां पर नंबर से मीनिंग है निकालने के लिए माइनस एमपी और एन माइनस 1,
इस सूत्र को आपने क्या करना है, याद करना है कि सीमांत उत्पाद को निकालने के लिए इसको भी याद कर सकते हैं, ये तो है ही यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भी याद करना है। तो इसको कैसे निकाला हमने यहाँ पे, इसका आंसर देखेंगे गणित रूप में कि एमपी कैसे निकलेगा, कि एमपीएन अर्थात यहाँ पे देखेंगे टोटल जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एनवीं संख्या से, अर्थात यदि हमने श्रम की एक संख्या बढ़ाई, लेबर एक बढ़ाया और उत्पादन हुआ हमारा बात 70, ओके, और पहले उत्पादन 60, तो 70 में 60 घटा देंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा 10। इसको इस रूप में समझिए कि एक श्रमिक लगाने से कुल उत्पादन जो अर्थात मार्जिनल जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हो रहा था 60, दूसरा श्रमिक लगाया अर्थात 2 लेबर हो गए, उत्पादन बढ़ाकर हो गया, ये बढ़कर हो गया 70, 70 में से 60 गया 10 हो गया, तो पहला लेबर और दूसरा लेबर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये सीमांत उत्पाद का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, ओके जी, ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया शॉर्ट में, ठीक है, और ये हमारा अगला भी हो गया, ओके। अब सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? जब उत्पादन का कार्य चलता है तो किसी वस्तु की जो अंतिम इकाई से, या हम कह सकते हैं श्रम की अंतिम या एक अतिरिक्त इकाई को लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। कब कहते हैं सीमांत उत्पाद? कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे बता दिया। यदि आपने ये भी लिख दिया, ये भी सही है, 1 नंबर के लिए ये भी सही है, बाकी परिभाषा लिखिए, 2 नंबर के लिए 3 नंबर उससे ऊपर जाता है उसके लिए आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे उत्पादन के 3 प्रकार आ गए, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ये तीनों जो उत्पादन है इनको अलग अलग मैंने आपको बताया, जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे हम परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें हमें जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। कुछ लंबे प्रश्न भी आते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर के होते हैं, तो इन प्रश्नों में क्या होता है कि हमें तालिका दी होती है और 2 चीजें दी होती हैं और 2 अतिरिक्त चीजें क्या होती हैं हमें ज्ञात करनी होती हैं। तो इसके लिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से एनसीईआरटी की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंटरमीडिएट की, वहीं से ये लिया गया है, उतारा गया है सेम। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न तालिका की सहायता से किसी फर्म का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना करें। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना और इतना जो है परीक्षा में दिया रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला क्वेश्चन पेपर में रहेगा। आपको ज्ञात क्या करना है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, किस चीज की गणना करनी है, ठीक है। उसी के बाद उसमें आगे जाके कॉलम जोड़ने हैं। तो इस प्रकार से ये वाला और ये वाला तो पेपर में दिया रहता है। इसकी सहायता से हमने क्या, इन दोनों की सहायता से हमने अब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को ज्ञात करना है। तो कैसे हमें इसको निकालना है? तो सबसे पहले यहाँ पे औसत उत्पाद का आप कॉलम बना लेंगे जैसे मेरा बना रखा है, और उसके बाद सीमांत उत्पाद का कॉलम तैयार कर लेंगे। अब इसका अलग अलग निकलेगा। जैसे यहाँ पे श्रम दे रखा है 0 से लेकर 5 तक, कुल उत्पादन दे रखा है 0 से लेकर और 48 तक, 48 तक दे रखा है। अब हमें क्या करना है, औसत उत्पाद निकालना है। तो औसत उत्पाद निकालने का जो फॉर्मूला है कि हमें एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, तो क्या करना है कि टीपी डिवाइडेड बाय एल, कि कुल उत्पादन में हमने श्रम की इकाइयों का भाग देना है। अब कैसे देना है, देखिए कि जैसे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ओके। और आपने यहां से हमारा काम शुरू होगा। जैसे 15 है तो 15 में हमने क्या करना है, 1 का भाग देना है। 15 में कितने का भाग देना है, अर्थात 15/1। तो 1 का भाग हम 15 में देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 15 ही आएगा। 2 का भाग हमने 35 में देना है, 35 / 2, तो कितना आएगा 17.5।
इसी प्रकार से 3 का भाग हमने 50 में देना है, तो 16 3 48 और उसके बाद 0.66 निकल कर आएगा। और 4 का भाग हमने 40 में देना है, तो 4.40, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। और 5 का भाग हमने 48 में देना है, जैसे यहाँ पे यह है 48 और हमने 5 का भाग देना है, तो ठीक है 9 पंजे 45, माइनस करो 8 में 5 गया 3 और 4 में 4 गया 0, 3 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए 5 छक्के 30, ठीक है, इधर 30 में 30 के नील, तो हमारा यहाँ पे औसत कितना निकल के आएगा 9.6। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, औसत को निकालेंगे भाग देकर, इसका भाग इसमें देना है, इसका भाग इसमें देना है, प्रत्येक संख्या का भाग देना है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हमारा औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। निकालना बहुत आसान है। ओके, भाग देना आ जाना चाहिए, इतनी कोई बड़ी संख्या नहीं है कि जिसमें भागना हम दे सके। अब सीमांत उत्पाद निकालने के लिए क्या करना है कि सीमांत उत्पाद जो हमारा होगा वो यहां से निकलेगा। ध्यान रहे, सीमांत उत्पादन जब कुल उत्पादन दिया हुआ हो तो सीमांत उत्पादन को निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहां से जैसे 0 है हमने 0 को उतार दिया, यहां से सीधे 15 उतार के यहां 15 ही लिखेंगे। उसके बाद यहां 35 से 15 घटाएंगे, तो 35 से 15 घटा देंगे तो बचता है हमारा 20। उसके बाद 50 से 35 घटाना है तो कितना आएगा, 35 में से 50 गया या 50 में से 35 गया 15। उसके बाद देखिए यहाँ 40 है, ऊपर 50 है, छोटी संख्या नीचे है, ऊपर है बड़ी संख्या। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस लगता है उसके आगे, तो 40 में से 50 गया तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 10। और उसके बाद 48 में से 40 घटा दीजिए तो बच जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार से देखिए 15, 20, 15, ऋण 10 और 8 हमारा अलग अलग सीमांत उत्पाद निकल कर आ गया 0 से स्टार्टिंग होते हुए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि यदि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न तालिका की सहायता से, अनुसूची लिखा रहता है कि निम्न अनुसूची की सहायता से क्या करिए कि आप औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना करें। तो इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। अंक चाहे कुछ भी दे रखे हो लेकिन निकालने का तरीका यही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि हमें औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की गणना करनी है, लेकिन क्वेश्चन दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वो क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न तालिका की सहायता से औसत उत्पाद और कुल उत्पाद की गणना करें। वहां कुछ और था और यहां कुछ और पूछा जा रहा है। यहां क्या दे रखा क्वेश्चन में, यहां दे रखा है 1 और 2, दो चीजें हमें दे रही। क्या दे रखी है, श्रम, सीमांत उत्पाद दे रखा है। और इन दोनों की मदद से अब हमने औसत उत्पाद और कुल उत्पाद को ज्ञात करना है। और ऐसा प्रश्न परीक्षा में जो आता है वह हमेशा लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाता है। निकालना बड़ा आसान है, तरीका समझिए। श्रम क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और सीमांत उत्पाद दे रखा 3 5 7 5 3 1। तो अंक कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन निकालना ये और ये है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे निकालने का तरीका समझिए और उसके बाद आपको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए औसत उत्पाद कैसे निकालेंगे। औसत उत्पाद निकालने से पहले हमें सबसे पहले कुल उत्पाद को निकालना है, क्योंकि औसत उत्पाद कब निकलता है कि जब कुल उत्पाद हमारे पास निकल कर आ जाए। जैसे वहां पे बताया कि कुल उत्पाद में यदि हम क्या करेंगे, एल का भाग दे देंगे तो उसके बाद हमें औसत उत्पाद प्राप्त होता है। इसलिए हमने सबसे पहले टीपी निकालना है, टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पाद निकालना है। तो कुल उत्पाद कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमने इस सीमांत उत्पाद को जोड़ना, जैसे 3 है तो 3 को यहां उतार देंगे, ठीक है। और इस 5 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8। ओके, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे 15, ठीक है। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 और 23 में 1 जोड़ेंगे 24। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हमारा क्या आ गया, कुल उत्पाद आ गया। कैसे निकाला, जैसे 3 हो गया 3, ओके, यहां निकला। फिर 5 जोड़ गया 8, 8 में 7 जोड़ गया 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में
3 जोड़ा 23, 23 में एक और ऐड किया और 24 आ गया। तो ये हमारा कुल उत्पाद किसकी सहायता से निकल गया? सीमांत उत्पाद की सहायता से निकल गया, क्योंकि सीमांत उत्पाद का जोड़ ही कुल उत्पाद होता है। सीमांत उत्पाद का जोड़ ही कुल उत्पाद होता है। तो इस प्रकार से आ गया। अब हम औसत आसानी से निकाल सकते हैं। अब औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करना है? जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब किसका भाग देना है? अब यहाँ हमने क्या करना है? श्रम का भाग देना है। किसमें? इसमें। तो 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाए? 1 3 3। 2 का भाग क्या करना है? 8 में देना है। 4 दूने 8। 3 का भाग क्या देना है? 15 में देना है। 3 का बड़ा बोलो, 3 कम 3, 3 6 3 9 3 चौको 12 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। 5 बार चला गया। और यहाँ 4 का भाग क्या करना है? 20 में देना है। तो 4 पंजे 20 और 5 का भाग 23 में देना है। तो 5 चौको 20 पॉइंट लग गया। और उसके बाद कितना? 3 आ जाएगा। तो 3 का मीनिंग हो गया 0.30 या 30 को समझ लीजिए। तो 5 छके 30, 4.6 और 6 का भाग हमने क्या करना? 24 में देना है। तो 6 चौको 24। तो इस प्रकार से ये औसत निकाला जाएगा। ठीक है कि क्वेश्चन इतना दे रखा है और औसत उत्पाद और कुल उत्पाद निकालना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि कुल उत्पाद निकलेगा और कुल उत्पादन में क्या करते हैं? श्रम की इकाइयों का भाग देते हैं अलग अलग, तब जाके औसत उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। एक बार पुनः बता देते हैं कि इतना प्रश्न है और इसकी सहायता से हमने औसत उत्पाद और कुल उत्पाद की गणना करनी है। तो कैसे करना है कि हमने जैसे 3 दे रखा है तो 3 यहाँ पहले टीपी निकलेगा, 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसमें 5 जोड़ देंगे, 8, 8 में 7 जोड़ेंगे, 15, 15 में 5 जोड़ेंगे, 20, 20 में 3 जोड़ेंगे, 23 और 23 में 1 जोड़ेंगे, 24। अब पहले ही निकल गया। अब औसत निकालने के लिए क्या करना है कि अब इस कुल उत्पाद में श्रम, ये जो एल लिखा है, अलग अलग भाग देना है। तो इस प्रकार से 3 में हमने क्या किया? 1 का भाग हमने 3 में दिया, तो 1 दिया 3 आ गया। फिर 2 का भाग हमने क्या दिया? 8 में दिया, तो 4 दूने 8 हो गया। फिर हमने क्या किया? 3 का भाग 15 में दे दिया, तो 5 आ गया। इस प्रकार से 4 का भाग हमने क्या दिया? 20 में दिया, तो 5 है, 5 को 20। 5 का भाग हमने 23 में दिया, तो 5 को 20 और उसके बाद 3 बचा था, तो 5 का 30 हो गया। और 6 का भाग हमने क्या करना है? 24 में देना है, तो 6 चौको 24। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया? ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ओके, तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल सैद्धांतिक प्रश्न ही आते हैं, हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रश्न जो होते तो बहुत सरल हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट होते बहुत सारे, वो उसको नहीं कर पाते हैं और इसलिए बोर्ड परीक्षा में उनके मार्क्स क्या होते हैं? बहुत कम आते हैं। तो टैलेंट बच्चे ही इसको कर पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी टैलेंट हैं और होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सके। जिनको नहीं आता है तो एक बार समझिए, उसकी जगह और अंक रखिए। जो यहाँ दे रखे हैं श्रम की जगह 1 2 इनको रहने दीजिए, बाकी अंक चेंज कर दीजिए। कुल उत्पाद निकालिए इसकी सहायता से, फिर औसत उत्पाद निकालिए। इस प्रकार से आप कुछ प्रश्नों को जब करते चले जाएंगे तो आपके पास जो उत्तर होगा वो अपने आप दौड़ा चला आएगा। ठीक है, जब हम किसी प्रश्न के पीछे पड़ जाते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या होता है कि आंसर तुरंत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। तो बिना प्रैक्टिस के तो अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे अंक ला सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा लेसन है उसका नाम है उत्पादन और लागत। तो उत्पादन और लागत में कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 में आ सकते हैं उनके बारे में बताया। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप इनको याद कीजिए और जिस प्रकार से हमने इसके उत्तर बताए उसी प्रकार सेम लिखिए, तो निश्चित तौर पे ही आपके जो अंक आएंगे इंटरमीडिएट में वो बहुत ही अच्छे आएंगे।